हेलो फ्रेंड्स। मैं दीप आपका डीएनएस एजुकेशन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और अपने अध्ययन में लगे होंगे। आज से मैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं लेकर आ गया हूं और आज से ही हम उस अध्ययन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। वास्तविक संख्याएं को एग्जाम में रखते हुए आपका 18 फरवरी से एग्जाम लगा है, वहां उसको ध्यान में रखते हुए आपका समय न लेते हुए हम क्लास 10 का हर चैप्टर वाइज चैप्टर अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने से पहले हम कुछ बेसिक परिभाषाएं जानते हैं, जैसे कि वास्तविक संख्या कहाँ से आया और कैसे हुआ, उसके बारे में जानते हैं। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम से परिभाषाएं और उनके प्रकार के बारे में जानते हुए हम वास्तविक संख्या तक आएंगे। आइए हम लोग संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। संख्या पद्धति होता क्या है, संख्या पद्धति की परिभाषा। संख्या पद्धति वह है जो हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी संख्याओं के बारे में अध्ययन करना ही संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति में हम पहले संख्याएं जानते हैं। संख्याएं क्या होती है? संख्याएं यानी नंबर क्या होता है? नंबर वह होता है जो हम किसी वस्तु की गणना करते हैं यानी काउंट करते हैं, वे सभी नंबर कहलाते हैं। जब वस्तुओं की हम गणना करते हैं तो वे नंबर कहलाते हैं। नंबर के कई प्रकार हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं अलग अलग करके। संख्या की परिभाषा हम जानेंगे कि संख्याओं के बारे में यानी वस्तुओं की गणना करना ही संख्या कहलाता है। संख्या के प्रकार में हम पहला नंबर जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होता क्या है? गिनती की जहां से हम गिनती प्रारंभ करते हैं वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं हम जानते हैं तो उनके यहाँ पर नेचुरल नंबर n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम 4 भागों में बांट रहे हैं। पहला नंबर है आभाज्य संख्याएं जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर। दूसरा है भाज्य संख्याएं बस है जिसे हम कंपोसाइट नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में देख लीजिएगा, थोड़ा सा हर हो जाएगा। ठीक, कंपोसाइट नंबर। तीसरा सम संख्याएं, इवन नंबर। चौथा विषम संख्याएं। ऑड नंबर। आइए हम एक एक करके बारे में जानते हैं। आभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? आभाज्य संख्याएं वो होती है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो यानी 2 फैक्टर हो। जैसे किसी भी संख्या का फैक्टर का गुणनखंड करने पर केवल 2 आए, उन संख्याओं को हम आभाज्य संख्या कहते हैं। और दोनों फैक्टर में केवल 1 और स्वयं हो तो वो संख्याएं आभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 का फैक्टर 1 और 2 स्वयं होता है, 3 का फैक्टर 1 और 3 स्वयं होता है, 17 का फैक्टर 1 और 17 स्वयं होता है। तो इन सभी संख्याएं ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो तो उन संख्याओं को आभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी आभाज्य संख्याएं हम जानेंगे। भाज्य संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। और आप लोग जानते हैं सम और विषम के बारे में।
सम संख्याएं उसे कहते हैं जो संख्याएं दो से डिविजिबल हो, माने डिवाइड हो, उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। और जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं उन संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। अगला संख्या है प्राकृतिक संख्या, यानी नंबर में पहला नंबर था प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर, और उनके प्रकार भाग। अगला संख्या है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब हम प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य को सम्मिलित कर दे तो वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं के बाद आता है पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर उसे कहते हैं जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ साथ पूर्ण संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या तीनों संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो संख्याएं पूर्णांक कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। अब पूर्णांक में तीन संख्याएं जिसे कि ऋणात्मक संख्याएं, जितने भी है उनको ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, शून्य को शून्य संख्याएं कहते हैं और धनात्मक संख्याओं को धनात्मक संख्याएं कहते हैं। अगला संख्या है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं आप लोग भली बात जानते होंगे, पढ़े भी होंगे कि जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान कभी भी 0 ना हो तो उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/7, 5/3, ये सभी संख्याएं p बटे q के रूप में लिखा गया है और q का मान कभी भी 0 नहीं होता है तो उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और इन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्या के साथ हम लोग वास्तविक संख्या जानते हैं। अगली संख्या वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है? माने परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप ही ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्या अब हम क्लास 10 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि नाम ही है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे और क्लास 1 का चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग कक्षा 10 की पहला अंकगणितीय यानी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में जानते हैं। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यह इसके आधार पर हम अंकगणितीय आधारभूत के प्रमेय के आधार पर हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में अध्ययन करते हैं और तथा यानी अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की विधि अध्ययन करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो कि हम जानते हैं कि जैसे 56 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, तो यह संख्या 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी अर्थात ये हो गया 56 का अभाज्य गुणनखंड 2/7 या इसे हम घात के रूप में ले सकते हैं 2/3/7। ये सब इसी तरह से हम
अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। पहले एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जान लेते हैं, कैसे ज्ञात करना है। हाईएस्ट एलसीएम मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो बस इसको नोट कर लीजिए, आप लोग सारा स्क्रीन मान लीजिएगा। आगे देखते हैं, हम लोग एचसीएफ के बारे में जानते हैं। आइए हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानते हैं। एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड होता है। और एलसीएम संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। आप लोग अच्छी तरह जान लीजिए कि एचसीएफ में हमेशा कॉमन फैक्टर का बात होगा और एलसीएम में सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ही होता है। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि 12 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो पहले हम इसको इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करते करेंगे। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और 18 का गुणनखंड 2 × 3 यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 3 2। इसका घात भी एक होगा। अब एचसीएफ की बात होती है तो इसमें से जो फैक्टर कॉमन होगा और उस कॉमन फैक्टर का मिनिमम घात यहाँ पे हम लिखे कि जो सबसे छोटी घात होता है उसका ही गुणनफल होता है। जैसे हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम एचसीएफ 12 और 18 का, तो इसमें से इन दोनों में से 2 और 3 दोनों ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए इस दोनों में से 2 का मिनिमम घात 1 होगा और 3 का मिनिमम घात 1 होगा। तो इन दोनों का गुणन करेंगे 3 दूनी 6, यानी एचसीएफ ये होगा। अब एलसीएम के बारे में देखते हैं। एलसीएम याद करेंगे तो एलसीएम 12 और 18 का, इन दोनों में से संबंध यहाँ लिखे हम कि जो संबंध प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के सबसे बड़ी घात, इसमें से कॉमन फैक्टर हो या ना हो, दो संख्याएं हैं, क्रम वाइज क्रम लेते चलेंगे और उसकी सबसे बड़ी घात का गुणनफल ही एचसीएफ कहलाएगा। जैसे 2 कॉमन फैक्टर है, इसका सबसे बड़ा घात 2 है और 3 भी कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा घात 3 है, 3 घाते 2 है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हम एचसीएफ होगा। इनका गुणा करेंगे 9 चौके 36, इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा 12 और 18 का 36 और सॉरी एलसीएम 12 और 18 का 36 होगा और एचसीएफ 12 और 18 का 6 होगा। और ऐसे धीरे धीरे हम प्रश्नावली और यहाँ पर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक परिभाषाएं थी जो कि हम जान गए हैं, इसकी सहायता से हम एचसीएफ और एलसीएम याद करते हैं। आगे आइए देखते हैं प्रश्नावली नंबर। आइए हम लोग प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या है? किसी प्राकृतिक संख्या n, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जांच करें कि 4 पावर n का अंतिम अंक शून्य हो सकता है या नहीं। शून्य हो सकता है या नहीं।
शून्य हो सकता है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। मैंने यही क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जांच करें कि 4 पावर n अंतिम अंक शून्य हो सकता है या नहीं। आइए हल करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड शून्य पर समाप्त तभी होगा, अंतिम अंक समाप्त तभी होगा जब वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। यानी उन संख्याओं में 2 बटे 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अर्थात कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होगा जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 बटे 5 के रूप में होगा। अतः 4 पावर n में 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर 2 है, अर्थात 2 पावर 2 है, जो कि 2 बटे 5 के रूप में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये है पहला एग्जाम्पल। इसी तरह से आपको बोर्ड में लिखना होगा कि कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 बटे 5 के रूप में होगा। आइए आप लोग देख लीजिए और इसके साथ मान लीजिए। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। आगे चलते हैं हम। आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए। उदाहरण नंबर 2 देखिए। उदाहरण नंबर 2 है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आइए इसके बारे में हल करते हैं। 6 का पहले अभाज्य गुणनखंड लीजिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 बटे 3, घात रूप लिखना चाहते हैं तो मैं इसका घात रूप होगा 2 घाते 1 बटे 3 घाते 1। और 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 बटे 5, जिसे घात में लिखने के तो 2 घाते 2 बटे 5 घाते 1, 5 घाते 1। अब इन दोनों का एचसीएफ 6 और 20 का, इन दोनों में देखिए एचसीएफ के परिभाषा यही जानते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड का मिनिमम घात, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है और 2 का मिनिमम घात 1 है, इसलिए इसका एचसीएफ 2 घाते 1 अर्थात 2 होगा। एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम के लिए एलसीएम
2 6 और 20 का हम क्या जानते थे कि सभी संख्याओं में से मैक्सिमम घात लेते हैं। तो 2 का मैक्सिमम घात 2 घाते 2 बट्टे 3 का मैक्सिमम घात 3 घाते 1 बट्टे 5 का मैक्सिमम घात 5 घाते 1। इसका सबका गुणनखंड कितना आएगा? गुणनफल 4 बट्टे 3 बट्टे 5 गुणा करेंगे 4 3 12 पंचे 60 यानी एचसीएफ 60 होगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है बच्चों। हम जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने 2 3 और 4 इस दो तो हम बता चुके हैं। आपके लिए एस डब्ल्यू होगा 3 और 4। इन दोनों को आप घर पर स्वयं करिए एस डब्ल्यू के लिए, जो कि जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 बताए हैं वैसे एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 होगा। अब प्रश्नावली की बात होती है 1.1 की बात होगी तो हम अगले लेक्चर में बात करते हैं। बस आज इतना ही। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को बता दीजिए कि सर ने पहली क्लास स्टार्ट कर दी है। आगे कल प्रश्नावली बात होगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।